हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, छोटी क्लास में आपने कहानी पढ़ी होगी। एक प्यासे कौवे की थ्रस्टी क्रो की स्टोरी हम सब ने पढ़ी है। ठीक है। एक मटके में बहुत कम पानी होता है, कौवे को पानी पीना रहता है, तो बहुत सारे जो कंकड़ पत्थर जो है पीबल्स को उठा के लाता है, उस मटके में डाल के पानी पी के चला जाता है। तो ये कहानी है कौवे की चतुरता की। लेकिन ये कहानी जो है पानी की कमी की भी है। भारत का एक बहुत बड़ा शहर, जिसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बेंगलुरु की बात मैं कर रहा हूँ। और ये शहर अपनी कई सारी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। लेकिन ये शहर जो है यहाँ पानी की बहुत कमी हो रही है। वाटर शॉर्टेज को ये शहर फेस कर रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये प्रॉब्लम जो है बेंगलोर की ही नहीं है, भारत के कई सारे अन्य शहर में भी पानी की कमी जो है देखी जा रही है, और भविष्य में ऐसी और कमी देखने को मिलेगी। तो ज़रूरत है वाटर मैनेजमेंट की। तो इसी टॉपिक को, इसी इशू को हम जो है आज के सेशन में कवर कर रहे हैं, सीवियर वाटर क्राइसिस इन बेंगलोर। सो बेंगलुरु वाटर क्राइसिस, ए वेकअप कॉल फॉर इंडिया। Bangalore is facing a severe water crisis. City's reservoir are running dry and groundwater level has plummeted. तो बेसिकली पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। शहर के जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, और पीने के पानी की बहुत जो है शॉर्टेज इस शहर में देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ऐसा क्या हुआ बेंगलोर में कि पानी की इतनी कमी आ गई, और भारत के कई अन्य शहर जो मेट्रो सिटीज है वो पानी की कमी क्यों झेल रहे हैं, इन सारे कारण को आज के सेशन में हम देखेंगे। सो लेट अस एक्सप्लोर कॉजेज ऑफ बेंगलुरुस वाटर क्राइसिस। तो बेसिकली इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला जो कारण है वो है रिड्यूस्ड रेनफॉल। तो बेसिकली बहुत कम बारिश हुई है जो है पिछले कुछ सालों से बेंगलोर वाले एरिया में। तो रेनफॉल की कमी की वजह से कावेरी रिवर बेसिकली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन बेंगलोर है। बेंगलोर में पीने के पानी का जो मेन सोर्स है वो कावेरी रिवर है, क्योंकि बारिश का पानी जो है, कावेरी रिवर इज फेड बाय रेनफॉल। बारिश के पानी से कावेरी रिवर में पानी आता है। तो क्योंकि पानी बारिश कम हुई है, इस वजह से कावेरी रिवर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर बेंगलुरु। तो वहां पर इनसफिशिएंट जो है रेनफॉल की वजह से पिछले कुछ सालों से जल स्तर जो है कम देखा गया है। तो ये एक कारण है। दूसरा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। तो बेसिकली आपने देखा होगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है। तो पानी जो है, बारिश का जब पानी आता है तो वो मिट्टी पे घिर के अंदर जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है। इस तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। लेकिन आप इमेजिन एक सिचुएशन कि एक पूरा जो शहर है उसमें कंक्रीट की रोडें बनी हुई है, वहां पे मिट्टी है ही नहीं, तो वो रोड पे पानी बह के चला जाएगा, और पानी को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। बेंगलोर जैसे शहर में और भारत के अन्य शहरों में ये चीज देखने को मिल रही है कि अर्बेनाइजेशन या शहरीकरण की वजह से, कंक्रीट रोड बनने की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो concretization of natural landscape reduce groundwater recharge। also groundwater का रिचार्ज कम हो गया है। इसके साथ साथ में जितना भी अवेलेबल ग्राउंड वाटर है उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और बोरवेल जो है बेंगलोर में आपको बहुत सारी मिलेगी। तो ग्राउंड वाटर को जो है दोहन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, cities water supply system and sewerage network have not kept pace with explosive growth। बेंगलोर क्योंकि सिलिकॉन सिटी है और बहुत जो है बड़ा एक इंडिया का इंडस्ट्रियल हब है, तो बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं, शहर का फैलाव हो रहा है। लेकिन शहर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर मैनेजमेंट का, सीवरेज का, वो जितने लोग वहां पर जा रहे हैं, जो अर्बनाइजेशन की रेट है उसके हिसाब से प्लान्ड नहीं हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसके साथ में क्लाइमेट चेंज, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स अट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से इरेटिक रेनफॉल का मतलब जो है रेनफॉल कभी कम और कम, कभी थोड़ी ज़्यादा भी हो गई। ठीक है। तो रेनफॉल में उतार चढ़ाव
इसके अलावा जो है ड्रॉट यानी सूखा भी पड़ा है। तो ये कई सारे मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से बेंगलोर जो है वाटर क्राइसिस को आज फेस कर रहा है। तो मेन रीजन है कि रिड्यूस रेनफॉल, सेकेंड रीजन है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, थर्ड रीजन है ग्राउंड वाटर को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, फोर्थ रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडिक्वेट नहीं है, और फिफ्थ रीजन है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट बहुत सारी आ रही है। तो ये सारे कारण हैं, और इनमें से मैक्सिमम रीजन आप अदर सिटीज में भी देख सकते हो। दिल्ली में भी ये कारण मिलेंगे आपको, आपको बॉम्बे में भी यही सारे रीजंस मिलेंगे, जयपुर में भी यही सारे रीजन मिलेंगे। तो भारत के अन्य शहर भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं। तो ये कावेरी रिवर को मैप पे दिखाया गया है, और बेंगलोर में जो वाटर सप्लाई है या मेन जो पानी आ रहा है वो यहीं से आता है। इंडियाज ग्राउंड वाटर क्राइसिस। तो बेसिकली भारत में ग्राउंड वाटर की कमी है। अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की, तो दुनिया में जितने सारे लोग रहते हैं उसका लगभग 17 से 18% लोग जो है भारत में रहते हैं। तो 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, लेकिन हमारे पास वर्ल्ड के सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। यानी कि अगर इंडिया की रिवर्स या लेक्स या वाटर बॉडीज को काउंट किया जाए, तो दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर या मीठा पानी है उसका 4% भारत में अवेलेबल है। लेकिन हमारी जनसंख्या कितनी है, दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं उसका 17%। तो ऑलरेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर कम है। ओवर एक्सप्लोइटेशन। तो इंडिया इज लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर इन वर्ल्ड with estimated uses of around 251 BCM पर ईयर। तो बेसिकली दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर यूजर हम हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। कंटेमिनेशन, इसके साथ साथ में हमारे पास जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो दूषित पानी हो गया है। क्यों हो गया है, बहुत सारे कारण हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो उस पानी में जाके मिल जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट, इसके अलावा फर्टिलाइजर, खेतों में हम खाद जो यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो बारिश के पानी के साथ बह के चला जाता है, नदी नालों में मिल जाता है, वो पानी खराब हो जाता है। तो कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है भारत में। लेक ऑफ एक्सेस भी एक प्रॉब्लम है। तो दीज आर मेनी अदर इशू। 54% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर वेल्स आर डिक्रीजिंग। तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा जो है डार्क जोन दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत नीचे जा रहा है भारत में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस दी क्राइसिस। तो भारत सरकार ने क्या क्या किया है, तो नरेगा, मनरेगा फॉर वाटर, सेकंड जल क्रांति अभियान, थर्ड नेशनल वाटर मिशन। तो अलग अलग इनिशिएटिव्स है। नरेगा, जब मनरेगा जिसको हम बोलते हैं, तो गांवों में जगह जगह नरेगा के वर्क के थ्रू वाटर रिजर्वायर, आपको देखे होंगे गाँव में बड़े बड़े तालाब जो है खोद रखे हैं और कई सारे रिजर्वायर बना रखे हैं ताकि बारिश का पानी आके वहाँ पर इकट्ठा हो जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए, साथ साथ वो पानी भी पीने के या सिंचाई में काम में आए। तो नरेगा। जल क्रांति अभियान, प्रोमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग एंड एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस। तो अच्छी जो प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए जल क्रांति अभियान। नेशनल वाटर मिशन, so the mission focuses on water conservation, groundwater recharge and promoting efficient water use practices। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर यूज की अच्छी प्रैक्टिसेस और वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करता है नेशनल वाटर मिशन। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, तो ज़रूरत है इन इनिशिएटिव्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की और शहरों को प्यास से बचाने के लिए और अच्छे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। एड्रेसिंग इंडियाज ग्राउंड वाटर क्राइसिस। तो बेसिकली किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें इस तरीके के प्लान किया गया है कि भारत में जिन नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और जहां रिवर में एक्सेस वाटर है, उस जो एक्सेस वाटर को उन क्षेत्रों में लाया जाए जहां पर ड्रॉट या सूखे की प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के वाटर एक्सेस स्टेट से वाटर डेफिसिट स्टेट, जहां जल अधिक है, जहां जल की कमी है, तो अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में नदी के पानी को लाना और नदियों को आपस में जोड़ना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इसका एक समाधान हो सकता है। दूसरा, वाटर कंजर्वेशन। कई सारे ऐसे शहर जो है राज्य जैसे राजस्थान या
जहाँ पानी की हमेशा से कमी रही है वहाँ पर कई सारे पारंपरिक या ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे राजस्थान में अगर आप शेखावटी बेल्ट में जाएँगे तो आपको हर घर में वाटर कंजर्वेशन या वाटर स्टोरेज के टाँके वगैरह मिल जाएँगे। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आल्सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, इसके अलावा जो है रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें कृषि में एक्सेसिव फर्टिलाइजर को यूज जो है नहीं करने देना होगा और उसका फर्टिलाइजर का एफिशिएंट यूज करना को प्रमोट करना रहेगा, ताकि जो है एग्रीकल्चर रन ऑफ यानी बारिश के पानी के साथ वो खाद जो है नदी नालों में जाके नहीं मिले। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी हमें प्रमोट करना होगा। तो वन वाटर अप्रोच को हम प्रमोट कर सकते हैं। रिलायबल एंड रेजिलिएंट वाटर यूटिलिटीज, थ्राइविंग सिटीज, कॉम्पिटिटिव बिजनेस एंड इंडस्ट्री, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड हेल्दी वाटरवेज। तो मल्टीपल फ्रंट पर, चाहे वो सिटीज, चाहे वो बिजनेस और इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक और वाटरवेज, इन सारों को इंटीग्रेट करके हम जो है वन वाटर अप्रोच यानी कि सारे के सारे स्टेक होल्डर को साथ में लाकर एफिशिएंटली वाटर को मैनेज करके वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्बैटिंग वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज यानी कि कारखानों से जो खराब पानी नदी नालों में जाता है उसको रोकना होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट जो है उस पर काम करना होगा। इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इम्प्रूविंग सीवरेज मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर रन ऑफ, सो रेगुलेटिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, कृषि में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के यूज को कंट्रोल करना होगा, उसको रेगुलेट करना होगा, उसकी यूज को कम करना होगा, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होगा। इसके साथ में जो सीवरेज ट्रीटमेंट के लेसन्स हम चेन्नई से सीख सकते हैं। आज के पेपर में आर्टिकल आया था कि चेन्नई का किस तरीके से सीवरेज ट्रीटमेंट का सिस्टम है जो बहुत इफेक्टिव है। तो बेंगलुरु जो है चेन्नई से सीख सकता है किस तरीके से वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है, सीवरेज का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो यहाँ से ये सब सीखा जा सकता है। तो बेंगलोर की जो प्रॉब्लम आज जो फेस कर रहा है बेंगलुरु, तो वो अन्य शहरों में नहीं आए हैं, हम ये आशा करते हैं, और इफेक्टिवली वाटर को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग वाटर गवर्नेंस, तो लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज यानी ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाने होंगे। वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को जो है एक्शंस लेने होंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी आम जनता को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये सारी प्रैक्टिसेस यानी कि लेजिस्लेशन पॉलिसीज, दूसरा वाटर मैनेजमेंट, तीसरा कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे इनिशिएटिव्स लेकर हम ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? ए वेकअप कॉल फॉर अर्जेंट नीड टू प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस by fostering inclusive participation from all stakeholders, implementing sound policies that prioritize long-term sustainability, and investing in infrastructure and technology, India can pave way towards a future where every citizen has access to safe and reliable water resources. तो बहुत बढ़िया कंक्लूजन यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में या आरएएस या अदर स्टेट पीसीसी के आंसर राइटिंग में आप ये जो है कंक्लूजन लिख सकते हो, उसको याद कर सकते हो, बहुत काम में आएगा। ऐसे अच्छे कंक्लूजन अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बेंगलुरु की वाटर क्राइसिस के इशू को हमने कवर किया है। थैंक यू वेरी मच।